हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो हम अब तक पढ़ चुके हैं कि जो गुलाम वंश था उसका अंतिम शासक कौन था। क्यूमर्स था। और क्यूमर्स की हत्या करके जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसने दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश की स्थापना की। अब 1296 ईस्वी के अंदर जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसकी हत्या कर दी उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने, और खुद खिलजी वंश का दूसरा शासक बना। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही है फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके बचपन का नाम क्या था। इसके बचपन का नाम था अली गुरसास। और ये किसका भतीजा था? ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। अब भतीजा तो था ही, उसके अलावा जो फिरोज खिलजी है उसने अपनी एक पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ करवा दिया था। तो इस तरह से उसका दामाद भी बन गया। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में जो इलाहाबाद है वहाँ उसके नज़दीक एक जगह थी कड़ा मणिकपुर। तो वहाँ का जो सूबेदार था मलिक छज्जू, तो उसने विद्रोह कर दिया था फिरोज खिलजी के खिलाफ। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसने किसको भेजा? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस विद्रोह को भली भांति दबा दिया। अब इस विद्रोह को दबाने के बाद जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसने अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ का सूबेदार बना दिया। इनाम के स्वरूप, जैसे इनाम दिया जाता है तो उस तरीके से जो कड़ा माणिकपुर है वहाँ का सूबेदार किसको बना दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि उसने विद्रोह को दबा दिया था। अब कहानी आगे बढ़ती है और 1296 ईस्वी के अंदर क्या होता है, जो उसका भतीजा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, वो क्या करता है, अपने ही चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। अब हत्या कर दी 1296 में इसकी ईस्वी में उसकी। और फिर क्या किया, जो दिल्ली के अंदर बलबन का लाल महल है वहाँ पर उसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का जो दूसरा शासक था वो कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी बन गया। और शासक बनते के साथ उसने क्या किया, अपने सैन्य अभियान प्रारंभ कर दिए। अब सैन्य अभियानों के अंदर उनको विजय मिलनी प्रारंभ हो गई तो जीतता चला गया। तो इसलिए उसने एक उपाधि धारण की जिसे कि किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर ए सानी के नाम से, यानी कि दूसरा सिकंदर। तो ये उपाधि उसने धारण की। सिकंदर के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि विश्व विजेता था। तो ये भी अपने आप को क्या बनाना चाहता था? एक विश्व विजेता ही बनाना चाहता था, और चाहता था कि विश्व को विजय करने के बाद मैं अपने एक धर्म की भी स्थापना करूँगा। लेकिन इसका एक मित्र हुआ करता था अलाउल मुल्क, तो उसके कहने पर उसने ये विचार छोड़ दिया था कि विश्व विजेता बनना है। तो उसके बाद इसने यहीं पूरे भारत के अंदर ये अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। तो ये इसका काम था। इसके बाद जैसे ये शासक बना तो इसने क्या किया, जो खलीफा हुआ करते थे, जो कि धार्मिक या राजनीतिक प्रमुख भी था इस्लाम धर्म का, तो उसकी सत्ता को इसने मान्यता प्राप्त कर दी। अब मान्यता प्राप्त करने के बाद इसने दो उपाधियां धारण की, जैसे कि यामीन उल खिलाफत और नासिरी अमीर उल मोमिनीन। तो ये उपाधि धारण की। इन उपाधियों से पता चलता था कि भाई जो सम्राट की सत्ता है वो किसके अधीन है? वो खलीफा के अधीन है। यानी कि इसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दे दी। अब मान्यता तो दे दी, लेकिन इसने ये कोई ज़रूरी नहीं समझा कि भाई कोई भी मैं काम करूँगा तो उसके लिए खलीफा के पद की इजाज़त लेनी पड़ेगी बार बार। तो इसने खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और ये नहीं चाहता था कि भाई खलीफा का या और कोई अन्य उलेमा यानी कि धार्मिक गुरु वगैरह उसका किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हो मेरे शासनकाल में। तो ये इसने बंद कर दिया था। इसके बाद शासन में इस्लाम धर्म के सिद्धांत को प्रमुखता न देकर इसने क्या किया, जो जनता का हित है उसको ही सर्वोपरि माना। इससे पहले के सुल्तान जो थे, आपने देखा कि जो शासन का आधार किसको बना रखा था, जो इस्लाम धर्म के सिद्धांत हुआ करते थे उनको अपने शासन का आधार बना रखा था। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने कह दिया था कि जो काम राज्य के हित में होगा वही काम किया जाएगा। यानी कि ये जो भी अपना काम करता था, जो भी इसने आधार बनाया अपने शासन का, वो किसको बनाया कि उस काम से क्या होना चाहिए? राज्य का हित होना चाहिए। तो ये काम किया इसने। इसके अलावा इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का कोई सहारा नहीं लिया शासनकाल के अंदर। और जो उलेमा वर्ग था, जो कि धार्मिक गुरु वगैरह थे, जो इस्लाम धर्म का सहारा लेकर राज्य के अंदर हस्तक्षेप करते थे, तो उनको भी एक किनारे कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। उनको भी भाई किसी बात को नहीं माना और ना ही किसी प्रकार की ये सलाह लेता था उनसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है साम्राज्य का विस्तार, कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
बनना तो चाहता था ये विश्व विजेता, लेकिन बाद में वो भी विचार त्याग कर किस तरह से इसने पूरे भारत को विजित किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके विजय अभियान को, कि कौन कौन से सैन्य अभियान इसके काल में किए गए थे। अब जो पहला इसके काल में जो विजय अभियान किया गया था वो था गुजरात विजय, जो कि 1298 ईस्वी के अंदर किया गया था। और गुजरात पर जब ये अभियान किया गया तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था बघेल राजा कर्ण, जिसको कि राजकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर स्वयं जो अलाउद्दीन है वो नहीं गया था, उसने अपने दो बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति जो थे उनको भेजा था, जिसके अंदर कि उलुग खान था और एक नुसरत खान था। तो इन दोनों को भेजा था। तो इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, जो राजा कर्ण था, राजकर्ण, उसको पराजित कर दिया गया। और हारने के बाद बघेल राजा कर्ण और नुसरत खान और उलुग खान के बीच में लड़ा गया। जो कर्ण था वो पराजित हो गया। और पराजित होने के बाद जो राजा कर्ण है वो अपनी बेटी, जिसका के नाम देवल रानी था, उसको लेकर वो भाग गया। कहाँ पर? देवगिरी भाग गया। और देवगिरी का शासक कौन है? रामचंद्र देव है। आगे हम पढ़ेंगे कि वही देवगिरी पर भी आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो उस समय इनको पकड़ लिया जाता है, करण और देवल देवी को, और दिल्ली ले आया जाता है, जहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी वो अपने बेटे की शादी करवा देता है। किससे? देवल देवी से शादी करवा देता है। तो ये हो गया। उसके बाद अब ये जो वहाँ से करण तो भाग गया, लेकिन जो नुसरत खान और ये जो दूसरा उलूग खान, उसने क्या किया, वहाँ पर राजा करण की तमाम संपत्ति या धन संपदा जो भी थी उनको लूट लिया। और उसकी जो पत्नी वहीं रह गई थी, कमला देवी, तो इसको पकड़ लिया। और इसको भाई लूटा हुआ माल और इसकी पत्नी को लेकर वो कहाँ पर आ गए? दिल्ली के अंदर आ गए। तो दिल्ली आने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने जो ये रानी थी राजा करण की पत्नी कमला देवी, इससे शादी कर ली और इसको अपनी रानी बना लिया। तो ये हुआ यहाँ पर। और यहाँ गुजरात विजय के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना भी हुई थी, कि यहाँ पर जो सेनापति मैं बता रहा हूँ आपको, नुसरत खान, उसने क्या किया था, एक दास को ख़रीदा था, जो कि एक हिंदू हिजड़ा था, इसका नाम था मलिक काफूर। उसको यहाँ से ख़रीदा था। और ऐसा कहा जाता है कि उसको जो ख़रीदा गया तो उसकी कीमत कितनी थी? 1000 दिनार रुपये थी। इसलिए उसको हजार दिनारी भी कहते हैं मलिक काफूर को। तो ठीक है, यहाँ पर कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? पूछा जाता है क्वेश्चन कि हजार दिनारी किसे कहा जाता है? तो मलिक काफूर को कहा जाता है। और मलिक काफूर को कहाँ पर ख़रीदा गया था, किस अभियान के दौरान? तो गुजरात अभियान के दौरान ख़रीदा गया था नुसरत खान के द्वारा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। जो दूसरा महत्वपूर्ण अभियान था वो था 1299 ईस्वी के अंदर इसने किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और कौन सा अभियान था ये था जैसलमेर अभियान, राजस्थान पर किया था। तो इसके अंदर भी विजय प्राप्त कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं थे जो कि बताए जाएं, जैसे कि दूधा और तिलक सिंह नाम से थे। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस ये ध्यान में रखें कि जैसलमेर पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद जो अगला अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का वो था रणथंभौर विजय। तो ये 1301 ईस्वी में किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो उस समय जो रणथंभौर है वहाँ का शासक कौन हुआ करता था? वो हमीर देव था। और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ये लड़ाई हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि जो हमीर देव है उसको पराजित कर दिया गया और वीरगति को प्राप्त हो गया था हमीर देव युद्ध लड़ते हुए। और जो रानियाँ थी जो भी वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया था, अपना जौहर कर लिया था। तो ये महत्वपूर्ण घटना हुई रणथंभौर विजय की। इसके बाद है चित्तौड़ आक्रमण और मेवाड़ विजय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1303 ईस्वी में ये किया गया था ये अभियान। तो उस समय जो चित्तौड़ है, तो वहाँ की जो शासक था वो कौन था? वो था राणा रतन सिंह। मेवाड़ का शासक था ये राणा रतन सिंह। और जो राजधानी अपनी किसको बना रखा था? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बना रखा था उस समय में। अब युद्ध करने का कारण क्या रहा होगा कि ये जो चित्तौड़ का किला था ये सामरिक दृष्टि यानी कि युद्ध की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। एक तो अलाउद्दीन खिलजी इस पर अपना मतलब कब्जा करना चाहता था, और दूसरा कारण बताया जाता है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत, तो उसके हिसाब से कि भाई वहाँ की जो रानी थी पद्मिनी, तो उसके प्रति आकर्षित था ये अलाउद्दीन खिलजी। तो कोई भी कारण रहा हो, यानी कि हम ये मानकर चलेंगे कि जो चित्तौड़ का किला था वो युद्ध की सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर कब्जा करना चाहता था। तो इसके युद्ध के दौरान क्या हुआ कि जो रावल रतन सिंह है वो तो शहीद हो जाते हैं, मारे गए। और जो रानी पद्मिनी थी और जो भी राजपूत स्त्रियां थी उस समय वहाँ पर, उन्होंने क्या किया था, जौहर कर लिया था। और यहाँ पर चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने चित्तौड़ का नाम क्या किया, जो उसका बेटा था खिजर खान, तो उसके नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख दिया।
और खिजर खान को ही क्या किया, वहाँ का शासक बना दिया और वापस खुद दिल्ली आ जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद अलाउद्दीन खिलजी खिजर खान को वापस बुला लेता है दिल्ली, और एक राजपूत सरदार था मालदेव, उसको सौंप देता है चित्तौड़। बाद में बस धीरे धीरे आप देखेंगे कि राजपूतों का दोबारा से वहाँ पर अधिकार हो जाता है, और जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो उसके बाद तो पूरी तरह से ये स्वतंत्र राज्य के रूप में दोबारा से उभर आता है चित्तौड़। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा इसके दो महत्वपूर्ण अन्य अभियान, जैसे कि मालवा पर विजय विजय प्राप्त की थी। महत्वपूर्ण नहीं है कौन शासक था कौन नहीं, हरनंद नाम से शासक था, महलक देव और हरनंद के नाम से। तो इसमें भी बस यही याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें विजय प्राप्त की और 1305 में किया गया था ये अभियान। इसके बाद है जालौर पर अधिकार। ये जालौर जो है ये भी राजस्थान में है। तो यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और यहाँ पर जो राजा था वो था कान्हड़ देव था राजा, तो उसको पराजित कर दिया था और विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस तरह से देखेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, उसने पूरे राजस्थान पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और इसके बाद अब वही नीचे का प्रदेश, दिल्ली के बाद राजस्थान उसने विजित कर लिया, ये मध्य प्रदेश वगैरह सब। तो उसके बाद दक्षिण की तरफ इसका ध्यान गया, और इसने देखा कि जो दक्षिण है वो धन संपदा के रूप से भी काफ़ी परिपूर्ण है, और इसके अलावा ये विश्व विजेता तो बनना ही चाहता था। तो इसलिए इसने क्या किया, फिर दक्षिण का रुख करता है, ये वहाँ पर सैन्य अभियान करता है और दक्षिण को भी विजित करता है। तो देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र इसने जीते थे। तो कारण तो आप समझ ही गए, एक धन और विजय की लालसा। इसके बाद जो देखेंगे कि जो गुजरात से जो खरीदा गया था एक दास, जिसका कि नाम मलिक काफूर था, वो भी काफ़ी वीर था और युद्ध लड़ने में काफ़ी माहिर था। तो यहाँ पर जितने भी दक्षिण के अंदर जितने भी अभियान किए गए, वो सब का नेतृत्व किसने किया था, मलिक काफूर ने किया था। इसीलिए जो दक्षिण विजय का श्रेय है वो किसको दिया जाता है, मलिक काफूर को ही दिया जाता है। और दक्षिण पर आप देखेंगे कि जो सर्वप्रथम जो अभियान किया गया था, जो आक्रमण किया गया था, वो 1303 ईस्वी के अंदर कहाँ पर किया गया था, तेलंगाना में किया गया था, जो कि वर्तमान में हैदराबाद वाले एरिया तेलंगाना। तो वहाँ पर ये आक्रमण किया गया था। तो जब आक्रमण किया गया था तो तेलंगाना में किसका शासन था, वहाँ पर राजा कौन था, वहाँ पर राजा था प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया, ये आक्रमण से काफ़ी घबरा गया था और इसने अधीनता स्वीकार कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी की। इसने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और उसके अंदर सोने की जंजीर से उसको बंधवा कर और क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया था, जो कि प्रमाणित करता था कि भाई मैंने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। तो इस तरह से अधीनता स्वीकार कर ली। और एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई कि जो प्रताप रुद्रदेव है उसने मलिक काफूर को क्या दिया, कोहिनूर हीरा भी यहाँ पर उसको दिया था, जो कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया। तो ये महत्वपूर्ण अभियान था। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण अभियान है वो है देवगिरी। देवगिरी पर अभियान किया गया था। ये कब किया गया था, 1296 ईस्वी के अंदर किया गया था। और अभियान का नेतृत्व कौन करेगा, अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ही करेगा। तो इसमें देखिए क्या किया गया था। अब बाद में पहले के समय में क्या किया गया था, जैसे 1296 में जब ये शासक बना था अलाउद्दीन खिलजी, तो उस समय में जो रामचंद्र देव है जो कि शासक है देवगिरी का, उसने क्या किया था, वादा किया था अलाउद्दीन खिलजी से कि मैं प्रत्येक वर्ष हर साल आपको भाई कोई निश्चित अमाउंट फिक्स कर दी गई कर की, तो ये कर जो है मैं आपको पहुंचा दिया करूंगा। तो ये बात फिक्स हो गई। लेकिन बाद में जो रामचंद्र देव है इसका बेटा था, तो उसने मना कर दिया कि हम इस प्रकार का कोई भी कर नहीं देंगे। तो कर देने से मना कर दिया, यानी जो वार्षिक कर दिया करते थे तो उसका भुगतान रोक दिया गया। तो इसके देखते हुए जो अलाउद्दीन खिलजी उसने मलिक काफूर को भेजा आक्रमण करने के लिए। जब वो आक्रमण करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में इसको कौन मिले, ये जो वहाँ गुजरात से भाग कर आए थे राजा करण और उसकी बेटी जो है देवल देवी, वो तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया और दिल्ली भेज दिया। तो यहीं पर मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे की शादी करवा दी थी इससे, देवल देवी से। उसके बाद जो मलिक काफूर है वो आगे बढ़ता है और आक्रमण करता है देवगिरी पर। तो रामचंद्र देव क्या करता है कि आत्मसमर्पण कर देता है। युद्ध लड़ने की हालत में नहीं था तो आत्मसमर्पण कर दिया उसको, और आत्मसमर्पण कर दिया। और देवगिरी के अंदर जो मलिक काफूर उसने काफ़ी लूटपाट की, वहाँ से खूब धन संपत्ति को लूटा, और ये लूटी हुई संपत्ति और रामचंद्र देव को लेकर कहाँ पर आ गया, दिल्ली में आ गया। तो रामचंद्र देव ने जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो
अलाउद्दीन खिलजी ने कोई कठोर रुख नहीं अपनाया इसके प्रति, बल्कि उदार ही रहा। जैसे कि इसको उपाधि भी प्रदान की, राय रहान की तो उपाधि प्रदान की। उसके अलावा गुजरात के अंदर कोई एरिया था, उसकी जागीर इसको दे दी गई, काफ़ी सारे गिफ्ट प्राइज वगैरह भी दिए गए, उपहार दिए गए। तो बाद में आप देखेंगे जो रामचंद्र देव थे अलाउद्दीन खिलजी का मित्र बन गए, और बाद में जितने भी ये दक्षिण अभियान किए गए थे मलिक काफूर के नेतृत्व में, तो ये क्या करता था रामचंद्र देव है ये सहयोग प्रदान करता था अलाउद्दीन को, सहायता भी प्रदान करता था। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है होयसल। ये जो द्वार समुंदर था उस समय के अंदर, उसकी राजधानी हुआ करती थी होयसल, और ये आक्रमण कब किया गया था? 1310 ईस्वी के अंदर किया गया था। और होयसल का जो उस समय शासक था वो कौन था? वीर बल्लाल तृतीय था। तो वीर बल्लाल और किसके बीच में? मलिक काफूर के बीच में लड़ा गया ये होयसल के अंदर जो वार थी। तो इसके अंदर ही मलिक काफूर की विजय हो गई, और ये जो है बल्लाल ने क्या था? आत्मसमर्पण कर लिया। तो इस बार भी अलाउद्दीन खिलजी ने उदार रुख अपनाया, इसको वही एक तो प्रमाण पत्र जिसे कि खिलत कहा जाता था वो प्रदान किया। इसके अलावा काफ़ी उपहार पैसे वगैरह भी दिए वीर बल्लाल को। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है पांड्य, जो कि 1311 ईस्वी के अंदर। अब पांड्य क्या चीज़ है? ये है भाई केरल का एरिया है, मालाबार तट। जो मालाबार वाला एरिया है केरल का, उसको उस समय में पांड्य के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर दो भाई है, सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, दोनों के बीच में राजा बनने को लेकर झगड़ा चल रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो इस लड़ाई में क्या होता है? जो सुंदर पांड्य है वो हार जाता है, और मालाबार का शासक कौन बन गया? वीर पांड्य बन गया, और हार कौन गया? सुंदर पांड्य। हारने के बाद ये मलिक काफूर को बुलाता है सहायता के लिए कि भाई मेरी मदद करो और यहाँ पर आक्रमण करो। तो इस तरह उसके बुलाने पर ये मलिक काफूर है वो यहाँ पर पहुँच जाता है और आक्रमण कर देता है। तो आक्रमण करने के बाद जैसे मालाबार को भी जीत लिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर लिंग महादेव मंदिर वगैरह जो कि सोने का बना हुआ था उस समय के अंदर, तो वहाँ पर लूटपाट की। उसके अलावा कोई भी मंदिर इनको दिखाई दी उनको खूब तोड़ा गया, खूब लूटा गया, और ये आक्रमण करते हुए रामेश्वर तक पहुँच गया था, भारत के अंतिम भाग तक भी। तो वहाँ पर भी इसने दुनिया भर के हिंदू मंदिरों को तोड़ा, और मंदिरों की जगह पर इसने मस्जिद का निर्माण करवाया मलिक काफूर ने। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो 1311 ईस्वी में अभियान किया गया था मलिक काफूर के नेतृत्व में, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठी की गई और दिल्ली ले जाई गई। तो अगर देखा जाए तो ये क्या था? मलिक काफूर का अब तक का सबसे ज़्यादा सफल अभियान था, क्योंकि यहाँ से अपार धन संपत्ति प्रदान हुई थी अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के समय की महत्वपूर्ण घटना रही, जिसके अंदर से कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो इस विषय में वैसे आप कौन कौन सी काफ़ी बार जैसे आक्रमण किया था वो अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यही याद रखेंगे कि जो अलाउद्दीन के शासनकाल में सबसे अधिक ये मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है। इसके बाद इसने सुरक्षा के लिए 1304 ईस्वी में क्या किया था? जो सीरी फोर्ट है जिसका कि निर्माण खुद अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, तो सीरी को अपनी राजधानी बना लिया था इसने। क्यों? मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ये कर दिया, और भाई किलेबंदी कर दी थी उसकी चारों तरफ से। उसके बाद जो अन्य जो महत्वपूर्ण जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वो है अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। तो अलाउद्दीन खिलजी को इसीलिए ही जाना जाता है कि जो प्रशासनिक सुधार के काम किए। इसके अलावा जो उसके बाजार नियंत्रण की जो प्रणाली थी, जो आर्थिक प्रणाली थी, उसके लिए उसको जाना जाता है। तो देखते हैं कि उसके प्रशासनिक जो सुधार थे वो क्या क्या थे, उसके दरबार में किस तरह के मंत्री हुआ करते थे सहयोग के लिए, सुल्तान के सहयोग के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है दीवान वजारत। अब दीवान वजारत क्या है? ये मंत्री हुआ करता था जिसको कि वजीर या फिर वकील कहा जा सकता है। वजीर हुआ करता था और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पद था। यानी कि पहले तो सुल्तान हो गया सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। जो सुल्तान है वही क्या होता था भाई, न्याय के मामले में देख लो, कानून बनाने के मामले में देख लो, तो सर्वोच्च होता था। यानी जो राजा ने कह दिया वही अंतिम और फाइनल हुआ करता था। तो राजा के बाद जो दूसरा पद था वो कौन सा था? दीवान वजारत यानी कि वजीर। अब वजीर का जो काम था वो क्या था? एक तो ये वित्त विभाग को देखता था, इसके अलावा जो भी सैन्य अभियान होते थे तो उनका भी नेतृत्व ये किया करता था आवश्यकता पड़ने पर। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद जो अगला पद है वो है दीवान आरिज, या फिर जिसको दीवान अर्ज के नाम से जाना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि वर्तमान के अंदर जो सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता है, यानी कि जैसे युद्ध मंत्री या सेना मंत्री,
तो ये हुआ करता था। ये वजीर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था, यानी पहला सुल्तान, दूसरा वजीर और तीसरा दीवान आरिज। तो ये महत्वपूर्ण पद था। अब इसके काम की अगर बात करें तो क्या क्या करता था ये, सेना के अंदर भर्ती करता था लोगों की। अब भर्ती हो गई तो उसके बाद उनको क्या वेतन देना है, कितना देना है, ये वेतन बंटवारे का काम भी करता था। उसके अलावा सैनिकों को ट्रेनिंग देना, उनको दक्ष बनाना हर एक काम में, और युद्ध के समय में सेनापति के साथ ये युद्ध के अंदर भी जाता था और आवश्यकता पड़ने पर सेना को लीड भी करता था। उसके बाद है दीवान इंचा, ये तीसरा महत्वपूर्ण पद है। तो इस जो पद का जो दीवान इंचा विभाग है, तो इसका जो प्रधान हुआ करता था उसको क्या कहते थे, दबीर खास कहा जाता था उसको। अब दबीर खास है, इसका काम क्या होता था, जो भी शाही घोषणाएं होती थी, जो सम्राट कोई भी आदेश निकालता था या कोई भी घोषणाएं करता था, तो ये उन घोषणाओं को प्रजा तक पहुंचाने का काम करता था। इसके अलावा जो भी पत्र वगैरह लिखे जाते थे या भेजे जाते थे, उनका प्रारूप तैयार करता था। यानी पत्राचार विभाग ही था, जो सम्राट कहीं पर जैसे पत्र वगैरह भेजना थे उनको तैयार करता था, और पत्र व्यवहार का काम इसी के हवाले ही होता था। और जो इसकी सहायता के लिए, यानी कि दबीर एक खास की सहायता के लिए क्या था, बहुत सारे असिस्टेंट हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था, दबीर कहा जाता था। यानी कि जो क्लर्क हो गए उनको तो दबीर कहा जाता था, और जो फिर उसके बाद दबीर का भी हेड हुआ करता था, मुख्य दबीर, उसको क्या कहते थे, दबीर ए मुमलिकात या फिर दबीर ए खास कहा जाता था उसको। ठीक है, ये दबीर ए खास दीवान इंचा विभाग का, यानी कि जो पत्र लिखने जो काम कर रहे हैं वहाँ पर छोटे मोटे क्लर्क, उनको क्या कहते थे, दबीर, और जो दबीर का हेड था उनको क्या, दबीर ए खास कहा जाता था। और काम क्या था, शाही जो घोषणाएं उनको बताना और पत्रों का प्रारूप तैयार करना। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पद है वो है दीवान रसालत। तो ये राज्य का चौथा सबसे महत्वपूर्ण पद था। और इसका काम क्या था, ये विदेश जो विभाग है, फॉरेन मिनिस्ट्री होता है जैसे आजकल, उसको ये संभालता था, विदेश विभाग को। तो विदेश विभाग का था, तो इसका मतलब ये है कि जो पड़ोसी राज्य उनके साथ मैत्रीपूर्वक संबंध बनाना और उनके साथ पत्राचार करना, पत्र वगैरह भेजना उनको, तो ये सब काम ये करता था। इसके अलावा विदेश से जो भी कोई अन्य देश से, अन्य राज्यों से जो भी राजदूत आते थे, तो उसके साथ ये विचार विमर्श करना, मंत्रणा करना, ये काम करता था। और अपने जो नज़दीकी राज्य है उनसे प्रेम संबंध बनाने का भी काम ये करता था। कौन, दीवान रसालत। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पद है वो है दीवान रियासत। तो दीवान रियासत का काम क्या था कि ये जो आर्थिक मामले हुआ करते थे, यानी कि जो इकोनॉमिक अफेयर्स के जो भी काम हुआ करते थे, वो सारे दीवान रियासत देखता था। और उसका काम क्या था, महत्वपूर्ण काम ये था, जो भी व्यापारी वर्ग था उसके ऊपर नियंत्रण करता था, ये व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करता था। और ये जो विभाग है दीवान रियासत, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब ये महत्वपूर्ण है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से नए विभागों की स्थापना की थी। तो वो कौन से विभाग थे, एक तो दीवान रियासत हो गया, दीवान मुस्त खराज और दीवान, बस ये दो ही थे, दीवान रियासत और दीवान मुस्त खराज। तो ये दो विभाग थे जिनकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था के अंदर बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बाजार की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए इसने दो महत्वपूर्ण पदों का गठन किया था, जिसके अंदर की एक तो शहन मंडी, यानी कि जो बाजार के अंदर जो दरोगा हुआ करता था, कोतवाल, तो वो पद इसने बनाया था, शहन मंडी। इसके अलावा था एक मुहत्सिब। मुहत्सिब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि लोगों के अंदर आचरण, अच्छे आचरण को बनाए रखने का काम करता था, बुराई करने से रोकता था। एक तो मुहत्सिब ये हो गया इसका मतलब। इसके अलावा मुहत्सिब का एक दूसरा काम क्या था, जो माप तोल का निरीक्षण भी करता था। ये बाजार प्रणाली के अंदर जो माप तोल कर भाई चीज़ सही दी जा रही है कि नहीं, किसी चीज़ को अगर तोला जा रहा है तो माप सही है या नहीं, तो इस चीज़ की जांच कौन करता था, मुहत्सिब करता था। मुहत्सिब के ही अंडर में ये काम था। इसके अलावा ये मैंने बताया कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी नीतियां हैं उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण नीति कौन सी थी, बाजार नियंत्रण की नीति थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के अंदर पुलिस व गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी। यानी कि एक तो पुलिस विभाग की और गुप्तचर विभाग की स्थापना भी की थी। अब जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था, बरीद कहा जाता था, जो कि संदेश को लेके जाते थे। तो ये क्या करते थे, सुल्तान तक अपना संदेश पहुंचाते थे, और अगर कोई गलत काम कर रहा तो सुल्तान उनको कठोर से कठोर फिर सज़ा दिया करता था। इसके अलावा अगर डाक पद्धति की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, डाक चौकियों की स्थापना की।
डाक चौकी स्थापित करने के बाद वहाँ पर क्या किया भाई, अच्छे घुड़सवार रखने सवार किए ताकि कोई भी संदेश आए तो घुड़सवार क्या था लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे फटाफट। इससे क्या होता था कि राज्य भर की जो भी खबर या समाचार होते थे तो क्या था फटाफट पहुंच जाया करते थे सुल्तान के पास। इसके अलावा कहीं पर विद्रोह हो गया या कहीं पर युद्ध हो गया तो सूचनाएं जल्दी से जल्दी सुल्तान तक पहुंच जाती थी इस तरह से। अब अगर सैनिक प्रबंधन की बात करें तो सैन्य प्रबंधन के अंदर भी अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण योगदान है कुछ, तो वो देखेंगे। एक तो क्या था, इसने स्थायी सेना का गठन किया, नियमित सेना बनाई, स्थायी सेना बनाई। इससे पहले क्या था कि जो सुल्तान थे वो केवल युद्ध पड़ने पर ही सैनिकों की भर्ती करते थे, फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जैसे युद्ध हुआ भर्ती किया, युद्ध नहीं है तो हटा दिया गया, वो कोई और काम देखते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, स्थायी सेना रखी, उसको वो क्या करता था नियमित ट्रेनिंग भी देता था। इससे क्या था जो उसकी सेना थी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। अब स्थायी सेना का गठन कर लिया तो ये क्या करता था सैनिकों का हुलिया वगैरह रखना, जैसे कि उनका सैनिकों की नामावली व हुलिया रखा जाता था, उनकी पहचान वगैरह रखी जाती थी, जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह उनको नोट किया जाता था, उसको हुलिया बोलते हैं, तो सब लिख कर रखा जाता था। और ये सैनिकों का जो नाम नाम वगैरह रखना और ये हुलिया करना ये काम कौन करता था, इसके लिए एक पृथक विभाग की स्थापना भी की थी जिसे दीवान आरिज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा घोड़ों को दागने की व्यवस्था भी प्रारंभ करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि स्थायी सेना और जैसे सैनिकों का हुलिया लिखना ये किसने प्रारंभ करवाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ करवाया था। सल्तनत काल का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना को रखा सर्वप्रथम, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये इसके महत्वपूर्ण काम थे। इसके अलावा इसने एक काम और किया था, एक खम्स कर हुआ करता था। खम्स कर यानी कि जो भी माल लूटा जाता था कहीं पर, जैसे आक्रमण हुआ तो कोई माल जैसे लूटा गया तो उस लूटने के बाद उस पर जैसे 100 रुपये लूटे गए तो क्या था कि 20 रुपये तो सुल्तान रखता था और 80 रुपये क्या था सेना के अंदर बांट दिए जाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अब जैसे 100 रुपये लूटे गए तो 80 रुपये तो खिलजी रखेगा, बाकी का 20 रुपया सेना में बांट दिया जाएगा। तो ये काम किया था। आपसे पूछ लिया जाए कि खम्स कर क्या होता है, तो ये क्या था, लूट पर कर ले लेता था जो सम्राट, वो उसको खम्स कर बोला जाता है। तो ये सैन्य इसके प्रबंधन हो गए। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है इसके आर्थिक सुधार, यही है जो बाज़ार के क्षेत्र में किए गए थे, अपनी इकोनॉमिकी को बढ़ाने के लिए जो सुधार किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने वो। अब इनकी क्या आवश्यकता पड़ गई, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा क्यों किया होगा, तो ये किए थे कि वो जैसे मंगोल आक्रमण ज़्यादा हुए थे उस समय में, तो धन पैसे की क्या था कमी रहा करती थी राज्य के अंदर, तो उसको ही फिक्स करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बाजार नियंत्रण की प्रणाली अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था कि नहीं किया था, तो कुछ स्रोत इसके किसी का पता कहाँ से चलता है, तो इसका जानकारी के लिए हमारे पास काफ़ी स्रोत है। जैसे कि एक जियाउद्दीन बर्नी लेखक है, उनकी पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, उससे पता चलता है। आमिर खुसरो था जिसे तोता हिंद बोला जाता है, तो उसकी एक पुस्तक है खजाइन उल फतू, उससे भी पता चलता है। और इसके अलावा इब्न बतूता की पुस्तक रहेला, ये सब इसकी जानकारियों का स्रोत है कि भाई अलाउद्दीन के शासनकाल में बाज़ार के अंदर सुधार कार्य किए गए थे। तो ये था। अब देखते हैं कि इसके अंदर इसने क्या क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एक तो क्या था, सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक अधिनियम पारित किया, यानी कि एक नियम कायदे वगैरह ये जो थे वो पारित किया, और उसके अंदर कहा कि जो भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, जैसे कि भाई खाने पीने की कोई भी वस्तु है, आटा तेल चावल दाल चीनी, कोई भी जो डेली यूज की चीज़ है, उनका क्या किया, प्राइस फिक्स कर दिया, इनका मूल्य निर्धारित कर दिया गया कि इससे ज़्यादा कोई नहीं लेगा। अगर ज़्यादा कोई लेता था तो उसको कठोर से कठोर सज़ा दी जाती थी। अब ये जो मूल्यों के अंदर जो स्थिरता की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अलाउद्दीन खिलजी की। इसके बाद देखिए खाद्यान्न की बिक्री के लिए जो भी खाने वाले अन्न थे, गेहूँ चावल बाजरा मक्का जौ जवार, इनके लिए इसने अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग से बाज़ार की व्यवस्था की जिसे शहना ए मंडी कहा जाता था, उसकी स्थापना कर दी। अब अगर अन्न का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के भाई वो वेयर हाउस होते हैं, तो उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इन अनाज के भंडारण के लिए गोदाम वगैरह बनवाए थे, उनकी व्यवस्था की थी। और देखिए कौन कौन से बाज़ार स्थापित किए थे। एक था सराय अदल नाम से एक बाज़ार की स्थापना की थी, यहाँ पर शक्कर वस्त्र कपड़े वगैरह जड़ी बूटी सूखा मेवा तेल आदि सामान बिकने के लिए आते थे, तो ये काम किया। और जो बाज़ार है ये सराय अदल, ये क्या था, ये
सरकारी सहायता से प्राप्त बाजार था, यानी इसका निर्माण सरकारी सहायता से किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी भाई व्यापारी दिल्ली के अंदर आते थे व्यापार करने के लिए, तो दिल्ली के अंदर जो बदायूं द्वार है तो वहाँ पर इन सबको बैठा दिया था। तो वहाँ पर ही इनकी जैसे दुकान वगैरह लगती थी। अब कोई भी व्यापारी जैसे व्यापार करने के लिए दिल्ली में आया तो उसको सबसे पहले क्या करना होता था, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। और वो रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता था, जो कि उसने एक विभाग स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवान रियासत। तो इस विभाग में जाकर वो व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता था। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो कि बदायूं द्वार है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर अपनी दुकान लगा सकता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने भाई गुलामों के लिए और पशुओं के लिए भी एक अलग से बाज़ार की व्यवस्था की थी। तो ये काम किया था। और अब देखिए, बाज़ार का एक अधीक्षक होता था जिसे क्या कहा जाता था, सेना ए मंडी कहा जाता था, यानी कि कोतवाल हुआ करता था, बाज़ार का सबसे उच्च अधिकारी होता था। और इसके अंडर में क्या क्या कौन कौन काम करते थे, ये पहले तो हो गया दीवान रियासत, उसके बाद सेना ए मंडी, फिर बरीद और फिर मुन्हियान। ये ऐसे क्रम है जो कि काम करता था बाज़ार की देख रेख के लिए। तो ये काम था। अब मूल्य निर्धारण को सफल बनाने के लिए अब देखिए किस किस का सहयोग रहा। मुहत्सिब, जो कि सामान्य जनता के आचरण का अधिकारी था, कि जनता कोई गलत काम ना करे, गलत आचरण ना करे, उसका अधिकारी। और नाजिर, जिसका एक काम था नाप तोल का अधिकार हुआ करता था। तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस व्यवस्था को कामयाब करने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आप देखेंगे कि अगर कोई व्यापारी कुछ वस्तु को भाई जितनी कम मात्रा में वो वस्तु तोलता था, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, उसके शरीर में से उतना ही मांस निकलवा लेता था जितना कि उसने कम तोला है। अब 1 किलो चीज़ कोई लेने गया, लेकिन उसने 750 ग्राम दे दी, लेकिन 250 ग्राम कम दे दी। तो अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, इसकी शरीर में से 250 ग्राम मांस निकलवा लेता था। तो इसलिए लोगों में पूरा खौफ था। तो भाई ये व्यवस्था जो की थी वो पूरी तरह से चलती थी अच्छे तरीके से। इसके अलावा एक और अधिकारी आप ध्यान में रखेंगे, उसका नाम था परवाना नवीस अधिकारी। ये क्या करता था, ये वही लोगों की हैसियत देखता था, उसके हिसाब से ही लाइसेंस देने का काम करता था। अगर कोई अच्छी हैसियत का आदमी है तो अच्छा लाइसेंस, ज़्यादा चीज़ों का व्यापार, कम का लगता था तो कम चीज़ों का व्यापार। तो ये कौन करता था, परवाना नवीस अधिकारी करता था ये काम। तो ये इसके आर्थिक सुधार थे अलाउद्दीन खिलजी के, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी की कर व्यवस्था, कि कर की जो व्यवस्था थी वो किस हिसाब से ली जाती थी। अब जो कर लिया जाता था तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी बढ़ा दिया था। अब जो भी जैसे भाई किसान की उपज जैसे 100 किलोग्राम कोई चावल पैदा कर रहा है तो कितना कर देना पड़ता था, यानी कि 50% तक कर था। यानी 50 किलो चावल वो देगा राजा को और 50 खुद के लिए रखेगा बेचने के लिए। तो राजस्व जो था उसकी कर काफ़ी अधिक थी, यानी कि आधा भाग दिया जाता था, हाफ 1/2 भाग लिया जाता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय के अंदर दो महत्वपूर्ण कर थे उनकी स्थापना की थी, जिसके अंदर की एक तो चराई कर था और एक चरी कर था। जो चराई कर था वो दुधारू पशुओं पर लिया जाता था, जो दूध देने वाले पशु हैं उन पर लिया जाता था। और जो चरी कर है वो किस पर लिया जाता था, घर या झोंपड़ी कोई भी निर्माण हो रहा है तो उसके ऊपर भी ये लिया जाता था। उसके अलावा देखिए, ये जो भूमियों के ही प्रकार है, इक्ता, जैसे इक्तेदार को देते थे इनाम भूमि, मिल्क या वक्फ बोर्ड, धार्मिक कार्य के लिए कोई भूमि दी जाती थी, इनाम भूमि किसी को इनाम में दी गई। तो ये सब भूमि क्या किया, इसने अपने कब्जे में ले ली और इसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि यानी क्या, सरकारी भूमि, भाई सरकार का नियंत्रण जिसके ऊपर हो, तो इन भूमियों को खालसा भूमि पर नियंत्रित कर दिया। और ये देखिए, जो भी गैर मुसलमान रहते थे तो उनसे जजिया कर वसूला जाता था, यानी कि जजिया कर लिया जाता था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी हो गया, इस्लाम धर्म को मानने वाला शासक था, तो इसके एरिया में ये अनुमति थी कि कोई इस्लाम धर्म के व्यक्ति ही रह सकता है। अगर किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को वहाँ पर रहना है सम्राट के क्षेत्राधिकार के अंदर, तो उसको कर देना होगा, तो उसको जजिया कर बोलते हैं। तो मुझसे गैर जो मुसलमान थे उनसे तो जजिया कर लेते थे, लेकिन मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा गया, इनसे भी क्या था, ज़कात कर वसूला जाता था। तो ये काम करते थे। इसके अलावा इसने भूमि को नापने के लिए कार्य को भी प्रारंभ किया, यानी कि भूमि की जो कि जैसे कोई खाली ज़मीन है, जैसे मैंने बताया खालसा भूमि है, तो इसके मेजरमेंट का काम भी इसने प्रारंभ करवाया। तो इसके लिए इसने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसे कि मसाहत के नाम से जानते हैं। उस अधिकारी का काम क्या था,
वो इसकी भूमिका नाप तोल करता था। इसके अलावा देखेंगे कि जो कोई कर नहीं दे पाता था तो उसका जो कर था वो भी बकाया में लिखा जाता था। जैसे किसी को देना डेढ़ ये है, आधा भाग है अपना, वो नहीं दे पाया, तो जो बकाया रह जाता था उसके वसूली के लिए भी इसने एक अधिकारी को नियुक्त किया था, जिसे कि दीवान मुफ्त खराज के नाम से जाना जाता है। जो दीवान मुफ्त खराज था, इसका नाम क्या था कि जो बकाया राजस्व है उसकी वसूली का काम ये किया करता था। तो ये हो गया। इसके बाद देखेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वो दो महत्वपूर्ण दरबारी भी रहा करते थे, जिसके अंदर की एक तो आमिर खुसरो जो कि काफ़ी मशहूर है, और हसन देहलवी ये रहा करते थे। पूछा जाता है कि आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और अलाउद्दीन खिलजी, ये आमिर खुसरो से भी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है कि किसे सितार व तबले का जनक माना जाता है, तो किसको माना जाता है, आमिर खुसरो को। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे आप। और आमिर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलता था, तूतीय हिंद बोलता था, यानी कि भारत का नेता, तो ये बोलता था। और एक महत्वपूर्ण घटना है इसके दरबार की कि दक्षिण भारत में एक परिचित गायक हुआ करता था गोपाल नाम से, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको अपने दरबार में बुलाया था, जहाँ पर कि गायन के अंदर यानी गाना गाने के अंदर मुकाबला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किस किस के बीच में हुआ था, एक तो गायक था गोपाल और आमिर खुसरो के बीच में। अब क्या रिजल्ट रहा क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बस मुकाबला करवाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई। तो 1316 ईस्वी के अंदर क्या हुआ कि इसको अलाउद्दीन खिलजी को रोग हो गया था, जलोदर रोग। इसमें क्या था कि भाई व्यक्ति का जो पेट होता है उसके अंदर पानी भर जाता है, तो इस तरीके का रोग हो गया था। तो काफ़ी परेशान रहा था ये अपने अंतिम समय में, काफ़ी बीमार और बहुत ही ज़्यादा, जैसे तड़प तड़प कर इसकी मृत्यु हुई थी। तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाता है। तो देखेंगे बाद में शासक इसका बेटा बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसके अलावा इसके निर्माण कार्य जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे वो देखिए कौन कौन से हुए हैं। एक तो इसने जो कुतुब मीनार है दिल्ली की, तो वहाँ पर उसके नज़दीक ये अलाई दरवाज़ा उसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा कुश्क ए शिकार नाम की कोई जगह है, उसका भी निर्माण करवाया था। तो अलाई जो दरवाज़ा है जो कुतुब मीनार के नज़दीक है, ये तुर्की कला का एक बेहतरीन नमूना है, यानी तुर्की शैली के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा इसने सिरी फोर्ट का निर्माण करवाया था। पूछ लिया जाता है कि सिरी का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा एक 1000 खम्भों का महल है, यानी कि 1000 स्तून का महल बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया था। और सिरी फोर्ट के अंदर एक कौशिक के सिरी का इसने निर्माण करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा और सिरी फोर्ट ये दो आप याद रखेंगे, तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।